भारत में कृषि के कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु उपयोगी तो वही है जो सही समय पर काम में आए। इस देश में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को न केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, बल्कि नवाचार कर देश का नाम भी रोशन करते हैं। जिस गति से आज देश विकास कर रहा है, उससे दुगनी गति से लोगों की सोच में भी वृद्धि हो रही है। इसका उदाहरण कई ऐसे कच्चे रास्तों पर देखा जा सकता है जहां पक्के इरादों ने हार नहीं मानी। एक सोच इंसान को न जाने कहां से कहां ले जाती है, और यदि यह सोच मानव कल्याण की दिशा में रुख मोड़ ले तो न केवल मनुष्य का बल्कि पूरे विश्व का भी भला कर देती है। कुछ लोग आस लगाए बैठे रहते हैं कि कोई कभी न कभी तो मदद के लिए आगे आएगा, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के भरोसे नहीं रहते। वे तो स्वयं को सक्षम समझ अपने कार्य में जुट जाते हैं, और ऐसी ही सोच का उदाहरण दिया है पंधारी नाथ मोरे ने। देखो, ये मन की बात है। जब वो इन्वेंशन करता था ना, तो किसको देखता भी नहीं था, किसको भी देखता नहीं, खाली कंसंट्रेशन, बिल्कुल कंसंट्रेशन। और जो हस्तगत है ना, इसके लिए मुझे कोई करना नहीं, क्योंकि वो मैं आर्ट शाखे का वो भी सब साइंस के इन्वेंशन किया है। इसके लिए क्या था, वो पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, खाली भेजा कंसंट्रेशन और मन की बात है। सब मन जो है ना, वो फुल कंसंट्रेशन चाहिए। शिरडी से 45 किलोमीटर दूर संघवी भूसर गांव के रहने वाले पंधारी नाथ जी हमेशा से पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते थे। पिताजी के 5 बच्चों में सबसे छोटे इस सुपुत्र ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पुणे के फर्गुसन कॉलेज से की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि गणित और भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ने लगी। घंटों किताबों में डूबे रहते और विचार करते रहते, और इन्हीं विचारों के विश्लेषण ने उन्हें नवाचार को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। पंढरनाथ सर्जेराव मोरे हमारे दादाजी ये एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते, तो उनका ही पहला कैसा ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं था फार्म इम्प्लीमेंट्स में। जो भी हाईटेक चीज़ें हैं खेती करने के लिए, उनका यही सोच था कि कैसे हाईटेक करने का इसको। जो भी काम हम बैल से करते हैं, मजदूरी से हाथ से करते हैं, तो उनका एक ही कहना था कि इसको हाईटेक कैसे करें, हम कैसे मशीन से कैसे काम कर सकते हैं, यही उनका कहना था। तो उसके बाद उन्होंने नासिक डिस्ट्रिक्ट में उनका एक वर्कशॉप था फर्गुसन कॉलेज में पुणे में। उनका पूरा एजुकेशन होने के बाद वो जब घर आए इधर नासिक डिस्ट्रिक्ट में हमारे, तो उधर उन्होंने उनका खुद का वर्कशॉप शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने का बड़ा मन था, लेकिन पिताजी ने वापस बुलाकर खेतों की जिम्मेदारियों से लाद दिया। परंतु एक नवाचारी के मन को कब तक रोका जा सकता था। पंधारी नाथ भी घिरे रहे अपने विचारों में और कुछ नया करने की चाह में। कुछ नया करने के भाव का उत्पन्न होने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। एक तीर्थ पर जाते हुए भजन की ये पंक्तियां उनके मन और मस्तिष्क में घर बना गईं कि पारस भी बिना लोहा छुए लोहे को सोना नहीं बना सकता। बस फिर क्या था, वह लग गए खुद के अंदर ही एक सोना तराशने में, और मन में ठान लिया कि उन्हें खुद को सक्षम बनाना है दूसरों की सहायता करने के लिए। और इस सहायता करने की शुरुआत हुई खेती करते मजदूर भाइयों के कमर तोड़ प्रयासों को देखते हुए। पिछले 5 दशकों में उन्होंने कृषि विकास के क्षेत्र में कई उपकरणों में नवाचार कर न केवल किसानों की जिंदगी को आसान बनाया है, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। जो भी उस टाइम 1940s में बैल से खेती की थी कर रहे थे, तो सीड ड्रिल बनाते थे, जो हाथ से सोइंग करते थे अनाज का, तो वो बैल से ऑटोमेटिक उन्होंने मशीन्स बनवाए कुछ, तो उससे वो प्रोडक्शन वहाँ पे करते थे, नया नया रिसर्च करते थे। उनको ही बहुत सारा उसमें उनका ये था, R&D चल रहा था उस टाइम। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की,
बैल के ऊपर चलने वाली, उसके बाद ट्रैक्टर के ऊपर चलने वाले थ्रेशर्स वगैरह, वो भी ज़्यादा कॉमन नहीं थे उस टाइम, वो भी उन्होंने डेवलप की। और उसके बाद उन्होंने पानी के ऊपर बहुत उनका अभ्यास था। तो पानी में कैसा कि पानी के अंदर जो क्षार है, जो क्षार बोलते हैं अपन, हार्ड वाटर खेती तो हम उससे कर नहीं सकते, पीने के लिए हम अपन और आरओ वगैरह करते हैं, लेकिन उसको खेती के लायक कैसा करने का, खेती कैसे करने का एकदम हार्ड वाटर पे, उसके ऊपर उन्होंने 40 साल अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने फ़िल्टर डिज़ाइन किया, उससे वो पूरे जो क्षार रहता है पानी का वो पूरा न्यूट्रल करके खेती के लिए यूजेबल किया, वो भी एक इनोवेशन है। उसके बाद ये प्याज वाली बात है, वो प्याज का कैसा है, पहले हाथ से प्याज लगाते थे, उसके लिए ज़्यादा मजदूरी लगती थी और लेबरस वर्क था, और तकलीफ भी बहुत, जो लेडीज़ लगाते थे, 2 पैर के ऊपर दिन भर बैठने का और सारा प्याज एक हाथ से लगाने का, उसमें मजदूरी ज़्यादा लगती थी और हार्ड वर्क था। तो वो सिंपल कैसा करने का, तो ये मशीन डिज़ाइन किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारा लॉस हो गया। हमारे यही कर रहे थे आर्ट एकर खेती में, हमने बहुत सारे डेमोज लिए। बहुत पहले तो बहुत सक्सेस, एकदम तो सक्सेस नहीं हुआ वो, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद सक्सेस हो गया। और 2005 में ये ओनियन ट्रांसप्लांटर का ये हो गया, फाइनल हो गया। बढ़ती उम्र के साथ कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सन 2012 में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसकी उलझनों से आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने पोते को पूर्ण रूप से तैयार किया है, और पोते को तो दादाजी के साथ हाथ बटाने का शौक हमेशा से ही था। एज फैक्टर तो है सब में, तो एज फैक्टर की वजह से कैसे उनका थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम पहला हुआ, तो ज़्यादा बात करके ज़्यादा उनका पहला जब काम करते थे उनका एग्जर्शन बहुत होता था, तो एग्जर्शन और एज फैक्टर वो उनके ध्यान में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा ध्यान बॉडी के ऊपर कम हो गया था। तो हार्ट का पहला बीपी का प्रॉब्लम वगैरह उनका हो गया था। और 2012 में ऐसे क्राइम्स आके घर में ऐसे गिर के पड़े थे वो, तो 12 में उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज के बाद फिर भी वो अभी आज भी वो इनोवेटिव है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली काम और जो बातें हैं वो अभी कम करते। उनके साथ मैं ही काम करता था, तो पूरा एक्सपीरियंस मेरे में उन्होंने दिया है, उनकी देन है पूरी। दादाजी से लगाव भी बचपन से ही था, इसलिए स्कूल से आते बस्ता रख दादाजी की वर्कशॉप में बैठ जाते थे, और उन्हें इतनी लगन से काम करता देख बेहद प्रसन्न और प्रेरित हो उठते थे। धीरे धीरे उनकी भी रुचि दादाजी के नवाचारों में बढ़ने लगी, इसलिए स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ काम भी सीखना शुरू किया। वैसे तो इंजीनियर है ही, पर वर्कशॉप पर काम करते हुए प्रैक्टिकल ज्ञान भी खूब बटोरा। दादाजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनके लाडले पोते ने ही सारा का सारा कारोबार बड़े अच्छे ढंग से संभाला। शुरू से दादाजी से साथ में काम करता था। जब मैं स्कूल में था 7th स्टैंडर्ड से मुझे याद है, तो बहुत सारे जितना स्कूल का पढ़ाई है उतना ही उनके साथ में पढ़ाई करता था, कि वर्कशॉप का नॉलेज लेता था कि कैसा काम करने का, कैसा सोचते वो, उनकी सोच से हम सोचते थे, कैसा उनके इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे डेवलप करते थे। ऐसा बहुत सारा उनके साथ हमने काम करने के बाद एक्सपीरियंस उनसे हमने मिला। कुछ अगर गलत होता है तो वो डांटते थे, और बहुत सारे नॉलेज वो देते समय डांट तो पड़ती थी, बहुत सारी डांट पड़ती थी। अगर अभी मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में है, लेकिन जो सिविल का पूरा नॉलेज है, वर्कशॉप का पूरा नॉलेज है, मैकेनिकल का पूरा नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल काम करते समय हमें वो नॉलेज पूरा प्राप्त हो गया। इस तरह की मशीन किसानों के लिए एवं प्याज की खेती करने वाले लोगों के लिए वरदान जैसी थी। ट्रैक्टर द्वारा चलने वाली इस अर्ध स्वचालित प्याज प्रत्यारोपण मशीन से एक समय पर 3 कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि प्याज की रुपाई, खाद डालना और सिंचाई के कार्य। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दादाजी की शुरू की हुई मुहिम को आगे लेकर जाने का जिम्मा उठाया है पोते ने। अपने दादाजी द्वारा बनाई गई मशीन में और बेहतर बदलाव कर उससे लोगों की सहायता कर रहे हैं। इनका मानना है कि पंधारी नाथ जी के नजरिए को एक नया रूप देकर विश्व भर में लोगों की सहायता की जा सकती है। कई नवाचारों में से एक नवाचार है प्याज प्रत्यारोपण की मशीन का। इस मशीन की प्रेरणा मिली जब उन्होंने भांपा कि दक्षिणी महाराष्ट्र में किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्याज उगाने के लिए। प्याज बोना और उगाना काफी कठिनाइयों से भरा काम होता है। इसके लिए न केवल कई सारे किसानों की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि काफी समय भी जाता है। कुशल किसानों की अनुपलब्धता देखते हुए पंधारी नाथ ने निश्चय किया कि एक ऐसी मशीन तैयार की जाए जिससे कि प्याज की बुवाई के कार्य के लिए कम से कम मजदूरों की आवश्यकता पड़े। उसके ऊपर अभी कैसा है, बहुत सारा R&D हमने किया। मतलब यही बहुत बड़ा इनोवेशन है कि मशीन प्याज लगाता है। ये सबसे बेसिक और बड़ा इनोवेशन है। टेक्निकल बात करेंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो गया है। मतलब 20, 25, 30 आदमी का काम 5 आदमी कर रहे हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक हो गया है। तो इसको ऑटोमेटिक करने का हम सोच रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट वाइज बहुत बढ़ा जाता है। अभी इंडियन फार्मिंग का हम थोड़ा देखेंगे ओवरऑल, तो क्या कॉस्ट वाइज भी कम आना चाहिए, मशीन का कॉस्ट कम होना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं रहना चाहिए। मतलब छोटे छोटे फार्मर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ऑटोमेटिक करने का सोच है। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जैसा जैसा उसका वो आगे देखेंगे फिर कैसा हो सकता है उसमें क्या। अपने प्राथमिक प्रयास में उन्होंने पूरी तरह स्वचालित मशीन का संस्करण बनाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। उनके जी तोड़ मेहनत और प्रयासों ने कई रातों तक उन्हें सोने नहीं दिया। कई चिंताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए वह लीन थे हमेशा अपने काम में। और उनका मानना भी है कि यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे और एक सही दिशा में मेहनत करे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दादाजी जब इसका डिज़ाइन करना चाहते थे, उन्होंने हमारे फैमिलीज मेम्बर ने और कुछ बाहर के लोग में जब उनका आइडिया रखा कि जो चीज़ किसी ने सोची भी नहीं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी नहीं, क्योंकि जो भारत देश का जो पारंपरिक प्लांटेशन बोलते हैं तो वो खाली बांग्लादेश, इंडिया और अपना पाकिस्तान, ऐसे 2-3 देशों में ही होता है ये प्लांटेशन अपने जैसा। तो अपने जैसा प्लांटेशन करने वाली मशीन किधर भी नहीं है। ये पहले हमने जब उन्होंने 2005 में बोला कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, कि मैं ऐसा ऐसा डिज़ाइन करना चाहता हूँ मशीन वगैरह, तो हमको भी वो बहुत ऐसा ये होगा कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, ऐसी मशीन तो कहाँ नहीं भी है, तो हमारे पास होगी, तैयार होगी या नहीं होगी। तो वहाँ से जर्नी इसका शुरू हो गया। तो उन्होंने बहुत सारे पहले आइडियाज़ लिए, जो राइस लगाने का पैडी ट्रांसप्लांटर का देखा, लेकिन पैडी ट्रांसप्लांटर में क्या होता है, उसका पूरा प्रिंसिपल ही अलग है। उसका जो पैडी का प्लांट्स आता है उसका और ओनियन का प्लांट्स का पूरा प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो वो कंसेप्ट इधर नहीं चलता, वो गीले में लगाता है, ये सूखे में लगाता है, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर हमारे घर के वर्कशॉप में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत 8 एकड़ में हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि कैसा उसको छोड़ने का, कैसा करने का। रात दिन उनका दादाजी का यही सोच था। मैं भी मेरे सोच से थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा था कि ऐसा करेंगे तो करेंगे, ये होगा क्या नहीं होगा क्या। एक ट्रैक्टर ड्राइवर, दादाजी और मैं, ऐसा 3 आदमी हम काम कर रहे थे उस टाइम वर्कशॉप में। तो थोड़ा फार चेंज करके फिर वापस लेके जाते थे खेत में, लगा के देखते थे कैसा लगता है, नहीं लगता है तो उठाओ वहाँ से लेके आओ घर पे, फिर मॉडिफाई करो, फिर चेंज करो। कब दिन 2 दिन काम बंद ही रहता था, खाली सोचते थे कैसा करने का कैसा नहीं। वह सदैव स्वयं को प्रेरित करते रहे और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। मानो कि उन्हें मालूम था
कि उनका कामयाब होना और इस मशीन का बनना तो तय है। दिमाग को इसी तरीके से प्रशिक्षित किया था कि दिक्कतें दिखाई देंगी, चुनौतियां राह रोकेंगी, मुश्किलें मर्जियों के आड़े आएंगी, परंतु मुझे रुकना नहीं है और किसी समस्या के आगे झुकना नहीं है। पहले तो जब इसका हमने ट्रायल्स वगैरह शुरू किया, बहुत सारे लोग देखने को आते थे, कुछ हंस के जाते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, कि ये नहीं है, कुछ देखते थे कि नहीं कुछ होगा इसमें, क्योंकि दादाजी का नाम तो पहले से ही फेमस था कि इनोवेटिव पर्सन है वगैरह वगैरह ऐसा। उसके बाद हमने 1-2 महीने में वो मशीन रेडी हो गया, मतलब परफेक्ट प्लांटेशन करता था। उसके बाद कुछ हमारे कृषि विद्यापीठ के लोग आए कि उन्होंने मेजरमेंट्स वगैरह लगा के देखे, तो प्लांट पॉपुलेशन भी बढ़ा, वो तो प्लस पॉइंट ही मिला अपने को। पानी वगैरह भी देने का उसका इंतज़ाम पूरा किया था उसमें, और एकदम मशीन सक्सेस हो गया। यूं समझ लीजिए कि उनकी इसी धारणा का कमाल था कि 19 जनवरी 2005 को उन्होंने अपने मशीन के कार्य को पूरा कर लिया। इस तरह की मशीन किसानों के लिए एवं प्याज की खेती करने वाले लोगों के लिए वरदान जैसी थी। ट्रैक्टर द्वारा चलने वाली इस अर्ध स्वचालित प्याज प्रत्यारोपण मशीन से एक समय पर 3 कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि प्याज की रुपाई, खाद डालना और सिंचाई के कार्य। इसे 22 से 35 HP रेंज के ट्रैक्टरों में लगाया जा सकता है। शुरू करते समय मैदान पर ट्रक की गति 1 से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाती है। इस मशीन का उपयोग करके कतारों की दूरी 7 इंच और पौधों की दूरी 3.5 इंच तक रखी जा सकती है, जबकि पारंपरिक तरीकों में आमतौर पर 9 इंच और 4 से 5 इंच की दूरी रखी जाती है। उपकरण के दोनों सिरों पर लगाए गए 2 गहराई नियंत्रित करने वाले पहिए रोपण की गहराई करीब 1 सेंटीमीटर रखते हैं। यह मशीन यांत्रिक निराई की सुविधा देती है, जिससे निराई की लागत कम हो जाती है। यह एक चालक और 4 श्रमिकों का उपयोग कर 2.5 एकड़ में प्याज की बुआई मात्र 1 दिन में कर सकती है और 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से ये मशीन प्रत्यारोपण लागत में 80% की बचत करती है। ओनियन ट्रांसप्लांटर कैसा है? ये ट्रैक्टर अटैच इम्प्लीमेंट है। ट्रैक्टर उसके आगे ट्रैक्टर लगता है, उसके बाद इसको ये इम्प्लीमेंट लगाने का पीछे से, और जब ट्रैक्टर लो फर्स्ट गियर पे चलता है स्लो मोशन में एकदम, तो उसके मशीन के ऊपर 5 मजदूर बैठते हैं। कोई भी चलता है, लेडीज चलते, जेंट्स चलते, ऐसा कोई भी बैठ के वो खाली एक प्लांट्स वो ड्रॉपर में ड्रॉप करने का है उनको। उसके साथ फर्टिलाइज़र बॉक्स भी आता है। फर्टिलाइज़र बॉक्स काम ये करता है कि आपका फर्टिलाइज़र भी सेव होता है। जब स्ट्रेट लाइन में ये मशीन चलता है, जब आप पौधे छोड़ते हैं उसमें, तो उसके साथ फर्टिलाइज़र भी चला जाता है अंदर, मतलब उसके रूट्स के जगह पे ही उसको फर्टिलाइज़र मिलता है। ऐसा क्या करते हैं, मैनुअली अपना फेंकते हैं ऐसा किधर भी, वो कुछ मिलता है, कुछ वेस्टेज हो जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र का भी सेविंग है। प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है, मशीन का भी कॉस्ट एकदम नॉर्मल है और 0 मेंटेनेंस मशीन है, लाइफ टाइम मशीन है। इस मशीन के उपयोग से एक बार प्याज की रुपाई करने के बाद यांत्रिक ढंग से प्याज को निकालना आसान हो जाता है। यह मशीन गलती होने की संभावनाओं, कठिन परिश्रम, कम उपज और हाथ से रुपाई की अधिक लागत को कम करती है और अनाज और दाल के बीज की बुआई भी इससे की जा सकती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। व्यक्ति जब बिखरने लगता है तो अपने ही संभालते हैं और सहारा देते हैं। अपने बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए शेखर भी आगे आए
और काम का भार अपने कंधों पर ले लिया। बाबूजी के सिद्धांतों पर चलते रहे और काम को एक नए स्तर पर ले गए। ओनियन ट्रांसप्लांटर है हमारे बाबूजी पंद्रनाथ सर्जेराव मोरे, उन्होंने बनवाया था। ये उनका ही पैटर्न है। ज़्यादा करके हमारा एमपी, यूपी, एमपी सागर, करनाल, हरियाणा ये तरफ जाता है। साल में हमारे 50 से 60 पीस सेलिंग होती है इसकी। आज इनकी मशीन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, करनाल और न जाने भारत के कितने सारे राज्यों में प्रयोग की जा रही है। पहले प्याज रोपाई के पारंपरिक तरीके में 40 लोगों के उपयोग से जहां प्रति एकड़ 1,70,000 से 1,90,000 अंकुर रोपे जाते थे, वहीं इस मशीन के प्रयोग से 2,25,000 अंकुर प्रति एकड़ रोपे जा सकते हैं। ओनियन ट्रांसप्लांटर समझ लो, इसको जो है 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए इसके लिए यूज़ करने के लिए। सबसे पहले जो खेत में है खाली 5 लेबर और 1 ड्राइवर, इतना 6 लोगों का काम है। जब समझ लो प्लांटर से ओनियन ट्रांसप्लांटर करेंगे तो एक खेत में 1.5 एकड़ के करीब हो सकता है। और समझ लो 5 लेबर का 300 रुपये अपन में रोजंदारी भी बोला तो भी 1800 रुपये में अपना, और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस 700 रुपये, सब 2500 रुपये पर एकड़ में हो सकता है। रही बात लेबर के हिसाब से, लेबर का आज का रेट है 9,000 रुपये का। उनका आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा अलग, उसके बाद ये सब इतना खर्चे से ये खाली 30% में काम हो जाता है और लेबर से 70% ज़्यादा खर्चा आता है। रही बात उसका एवरेज की, उसमें जो एवरेज आ रहा है एक समझ लो 1 एकड़ के अंदर 2 लेबर जो लगवाते, लेबर के से लगता है 1,80,000 या 90,000 पौधे। मशीन्स के हिसाब से लग रहे 2,20,000 या 25,000 पौधा। तो बेसिकली एवरेज बढ़ गया अपना फार्मर का, वो तो बहुत ही प्लस पॉइंट है इसमें। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है लेबर में और अपना एवरेज भी बढ़ता है। और मैन्युअली अपन जाएंगे, पारंपरिक जो बोलते हैं उसको देखेंगे, स्पेशली लेडीज़ ही लगते हैं उसको लगाने के लिए। लेडीज़ के सिवा कोई लगा नहीं सकता, जेंट्स नहीं लगा सकते, ऐसा स्पेसिफिक लेबर लगता है उसको। वो इस मशीन में वैसा कोई भी लगा सकता है इसमें। और मेंटेनेंस फ्री मशीन है, एकदम कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है। जब स्टील के हिसाब से, जो मजदूरी के हिसाब से हम बनाते, ज़्यादा कुछ उसमें कमर्शियलाइजेशन कम है हमारा। इस मशीन के उपयोग से एक बार प्याज की रोपाई करने के बाद यांत्रिक ढंग से प्याज को निकालना आसान हो जाता है। यह मशीन गलती होने की संभावनाओं, कठिन परिश्रम, कम उपज और हाथ से रोपाई की अधिक लागत को कम करती है। और अनाज और दाल के बीज की बुआई भी इससे की जा सकती है। मशीन का प्लांटेशन का सीजन खत्म होने के बाद, ओनियन प्लांटेशन का, तो उसके बाद आप गेहूँ डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लहसुन डाल सकते हैं। ऐसा बाद में मल्टीपर्पज़ यूज़ आप वो मशीन का कर सकते हैं। हर किसान तक यह मशीन आसानी से पहुंच जाए और किसानों पर प्याज उगाने का ज्यादा बोझ न आए, इसलिए इस मशीन की कीमत को सिर्फ 65,000 रुपए रखा गया है। हमारा एडवांस यही है कि हमारे जो प्लांटर है उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी कभी कर दिया तो किसान लोगों को भी लेने के लिए सस्ता पड़ेगा और काम भी अच्छा करता ही है। प्राइस जो है 65,000 है। जो भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं उसको ज़रा हाईटेक में काम करो। ज़्यादा वो जो पारंपरिक करके आते थे, ज़्यादा चेंज करने का मतलब, जब हार्वेस्टर वगैरह जैसा मशीन रहते हैं, हार्वेस्टिंग, जो नए नए ट्रैक्टर्स, नए नए फार्म इम्प्लीमेंट्स, वो आप इम्प्लीमेंट करो। उसके हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस उपलब्धि की प्राप्ति में जहां एक तरफ सृष्टि का योगदान रहा, वहीं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का सहयोग भी कम नहीं रहा। NF का बहुत बड़ा रोल है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारी मदद की इसमें। उनको यहाँ से पूरा उनका इनोवेशन उठा के, उनसे पूरा उसका स्क्रूटिनाइजेशन करके उन्होंने वो प्रेजेंट किया। उसको उनका कहना था कि इसको रॉयल्टी लो। पेटेंट तो, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। पेटेंट दादाजी वो उस टाइम पेटेंट भी नहीं करना चाहते थे इसका। पेटेंट मेरे नाम पे मत करो, ये देश के लिए खुला है, देश के लिए अर्पण है। लेकिन रूल की वजह से पेटेंट करना पड़ा और रॉयल्टी 1 रुपये भी नहीं लिया किस चीज़ का। ये दोनों इनोवेशन इतने बड़े, दोनों का भी रॉयल्टी नहीं लिया। ये मशीन हमने दिल्ली में लेके गए थे। हमारे सेठ जी शेखर सेठ, वो दिल्ली में लेकर गए। वहाँ पे उनको
राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उनको वहाँ पे। बाबूजी को जब ये पुरस्कार मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार, वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ये बोले तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले उन्होंने बनवाया। जब वाटर कंडीशनर और ये इंडियन ट्रांसप्लांटर का उनको अवार्ड मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, कृषि भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र हमारा स्टेट का, तो ये पूरा पेपर आउट वगैरह हो गया, मीडिया पे चला गया, बहुत सारे लोग उनको मिलने को आते थे, बहुत सारे उनका सत्कार वगैरह करते थे। एक कर्मचारी लंबे समय तक वहीं टिका रह सकता है जहां मालिक अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा काम सीखने को मिले। शायद यही वजह थी जिसने सलीम भाई को पंधारी नाथ जी के साथ जोड़े रखा। हम जब आए यहाँ पे, जब वो एकदम छोटा कारखाना था, उसके बाद फिर पिताजी ने बहुत बढ़ाया, अभी तक फिर वो बड़ा होते चला है, फिर अभी ये शेकर आ गए, उससे फिर और प्रोडक्शन बढ़ते चला है। पहले जो थे तो वो हम उधर से टारली लेके आते थे बाहर से, या जो है तो वो फिटिंग करते थे। बाद में हम आने के बाद फिर यहाँ पे पूरा मटेरियल लेके आते, यहाँ पे पूरा हैंडल करने लगे। फिर जहां चाह है वहां राह है, और चाहे राह कच्ची ही क्यों ना हो, यदि सोच सही है तो मंजिल का मिलना तय है। अपनी इसी सोच और सूझबूझ का नमूना दिया है पंधारी नाथ जी ने, और यही सोच प्रेरणा भी बन जाती है कई सारे युवा नवाचारियों के लिए। अगली कड़ी में मिलेंगे अभिषेक भगत और उनकी अनोखी आधुनिक मशीन से जो खुद ब खुद खाना बना सकती है।